कहते हैं। ये सर्वर सिद्धि की परिभाषा है। अब गुणों के समुदाय को जब हमने द्रव्य कहा तो गुण में हमने दो वैरायटी देखी। एक वो वैरायटी है जो सारे के सारे द्रव्यों में एक जैसी पाई जाती है। ये 6 सामान्य गुण तो हमने पढ़े। इन 6 सामान्य गुणों के अलावा और भी कई ऐसी क्वालिटियां होंगी जिन्हें हम देख सकते हैं, वस्तु में पाई जाती हैं। लेकिन इन 6 सामान्य गुणों के कारण से उस वस्तु को, उस द्रव्य को, द्रव्य बना, वस्तु बना, अस्तित्व, स्वयं की सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करने में सहायता मिलती है। इसलिए इन 6 की चर्चा मुख्य रूप से की है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि अगर किसी भी द्रव्य का सबसे पहली चीज हमको देखनी है और वो चीज है कि वो है, तो हमारा ध्यान अस्तित्व गुण की ओर जाएगा कि वो है। लेकिन अगर वो है तो क्यों है? तो क्यों है? संस्कृत में पूछते ना, किमर्थम आगच्छति, क्यों आए हो? कारण ये है, जैन दर्शन में द्रव्यान योग में न्याय की पद्धति मुख्य, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमारी वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृत किया गया प्रत्येक द्रव्य, उस द्रव्य के में स्वीकार किए गए प्रत्येक गुण और उस गुण में स्वीकार किए गए प्रत्येक परिणाम के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर है। और जब उस तर्क की बात करते हैं तो न्याय अपने आप आ जाता है। तो जैसे एक मत है वैशेषिक मत, या एक मत है सांख्य मत। अब सांख्य मत ये कहता है कि एक प्रकृति तत्व है, एक पुरुष तत्व है। पुरुष तत्व अपरिणामी, कुछ नहीं करता है, उसके से कोई ना उत्पन्न होता है और ना ये किसी को से उत्पन्न होता है। ये प्रकृति तत्व है जो ये सबको मैन्युफैक्चर करती है या बनाती है। तो प्रकृति से महान उत्पन्न होता है, महान से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, उससे 1 उभय इंद्रिय उत्पन्न होती है, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और फिर इन तन्मात्राओं से 5 भूत उत्पन्न होते हैं और इन 5 भूतों से पूरी सृष्टि की रचना होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो हम ये पूछते हैं कि ये इतने बीच के मीडिएटर क्यों? व्हाई? इसका जवाब नहीं है उनके पास। फिर हम उनसे पूछते हैं कि ये जो महान है, जिसको आपने बुद्धि कहा, समझाने के लिए बस समझा रहा हूं, कि बुद्धि तत्व है, तो ये बुद्धि तत्व है। प्रकृति तो अचेतन मानी है आपने, जड़ से बुद्धि कैसे उत्पन्न हो? चलो ठीक है, पता नहीं कुछ फार्मूला होगा। फिर ये बुद्धि चेतन है, उस चेतन से फिर ये अचेतन फिर क्यों उत्पन्न होते हैं बाकी के? फिर जवाब नहीं मिलता। ऐसे ही एक और मत आता है, उनकी तत्व व्यवस्था देखो तो बहुत ही गजब है। वो कहते हैं एक द्रव्य है, अलग पदार्थ है, बिल्कुल एक गुण है, अलग पदार्थ है, बिल्कुल एक कर्म है, वो भी अलग पदार्थ है। कर्म मतलब उनके यहाँ पर्याय, कर्म मतलब पर्याय, बिल्कुल अलग पदार्थ है। एक सामान्य नाम का अलग पदार्थ है, एक विशेष नाम का अलग पदार्थ है, फिर एक समवाय नाम का अलग पदार्थ है। ये सब मानते हैं अलग अलग। फिर उनसे पूछो द्रव्य क्या है तो द्रव्यों के नाम सुनाना शुरू करते हैं कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, आत्मा, मन, दिशा, काल, ये सुनाते हैं ना।
अग्नि रहेगी, इसलिए नौ नहीं है, नौ मानते हैं। अब इसमें भी दिशा को अलग द्रव्य मानते हैं, आकाश को अलग द्रव्य मानते हैं, जबकि आकाश के एक कोने को हम दिशा बोलते हैं। हमें सब कुछ पूछ रहे इनफॉर्मल क्लास है, इसमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, ठीक है? आई बात समझ में? लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो हम इनकी संख्या, और मालूम है इतना सब बोलने के बाद भी जवाहरलाल जी साहब, इतना सब बोलने के बावजूद भी वो ये कहते हैं नौ द्रव्य, नौ नहीं है, एक है। कितने हैं? नौ, नौ नहीं है, एक है। गुण 24 है लेकिन 24 नहीं है, एक है, सरलता से। ओके, तो अब हम जब सिद्ध करते हैं कि हमारे यहाँ 6 द्रव्य हैं, तो उन 6 द्रव्यों में से 6 के 6 के होने का प्रयोजन बताना पड़ता है हमको कि आखिर ये 6 हैं तो इनके होने के पीछे प्रयोजन क्या है, क्यों है। जब तक हम अपनी वस्तु व्यवस्था, तत्व व्यवस्था को तर्क की दृष्टिकोण से कहीं सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक हमने क्या तत्व व्यवस्था मानी है, हमने क्या वस्तु व्यवस्था मानी है, सामने वाला 2 मिनट में आपको वाद विवाद में हरा देगा। युद्ध में अकेला आक्रमण करना ही काम में नहीं आता, झेलना ज्यादा काम में आता है। डिफेंस, युद्ध वीर लोग नहीं जीतते, जो धीर वीर होते हैं वो जीतते हैं। आप लोगों ने सिनेमा, सीरियल में, इन सब में बहुत बार देखा होगा कि जब वो लड़ाई करते हैं ना तो मारने से ज्यादा पिटने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अपना डिफेंस करना जरूर आना चाहिए। इसलिए फिर कहा कि वो अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है, इसलिए फिर अपने वस्तुत्व गुण की बात की। क्या की बात करी? जो वस्तु अपने प्रयोजन के बिना हो उसके होने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमने पूछा कि जीव क्या है, उसका क्या प्रयोजन है? तो बोले वो जानने देखने वाला जीव है, सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव है, और यही उसका प्रयोजन भूतकार है, और वो अपने उसी प्रयोजन भूतकार को करता है और कुछ नहीं करता। तो पुद्गल स्पर्श गंध वर्णमान है और अपना वो स्त्री उपचत्वाद गंध उस रूप वर्णन करता है, और वही उसके वर्णन का कार्य है। पूर्ण गलत जिसका स्वभाव है, मिलना और बिछड़ना जिसका स्वभाव है, वो पुद्गल। हमने पूछा धर्म क्यों, अधर्म क्यों, आकाश क्यों, काल क्यों? हमने सबके कारण बताया। ये वस्तुत्व गुण उसके प्रयोजन की बात कर रहा है। रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास है ना, ऐसे। फिर जब हमें प्रयोजन पता, ये ध्यान रखना, मैंने कल कहा था ये 6 के 6 सामान्य गुण आपको लगते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से लिंक हैं। और जब आप कभी याद करते ना कोई चीज, तो एक दूसरे से लिंक करके याद करो ना, तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। प्रयोजन के बाद में तो अच्छा, एक बार काम करके फिर फ्री हो गए, बाद में तो फिर काम नहीं है ना कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। निरंतर 24 घंटे 24/7 जिसको हम बोलते हैं, लगातार उसका परिणमन होता रहता है। और वो जो लगातार उसका परिणमन होता है वो द्रव्यत्व गुण के कारण से है, क्योंकि दुनिया में जो बदलता नहीं है वो नष्ट हो जाता है, और जो बदल कर पूरी तरह से बदल जाए वो भी नष्ट हो जाता है। तो जो बदल करके भी नहीं बदलता है और नहीं बदल करके भी बदलता रहता है, वो रहते हैं। इसलिए हमारे वस्तु कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी है। तो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया तो है कि प्रति समय वो उत्पाद में द्रव्यात्मक होकर के परिणमन जो करता है, तो वो द्रव्यत्व गुण के कारण से उसका जो उत्पाद वह बना है वो निरंतर चलता रहता है, और उसके बाद वो रहता तो है अस्तित्ववान है, लेकिन उस सत्य में उत्पाद वह अनिवार्य सत्य है। केवल होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? प्रयोजनभूत है और प्रति समय परिणमन हो रहा है, ये द्रव्यत्व है। अगला है कि ठीक है,
ये 3 विशेषताएं तो उसमें हैं, लेकिन अगर हमने इस विशेषताओं को, इन चीजों को नहीं जाना तो ये हमारे क्या काम का। तो कोई इसको जान सकता है कि नहीं जान सकता। तो प्रमेय है, ये है ज्ञान का विषय है। क्योंकि कई बार जिस वस्तु का आपको किसी को विश्वास दिलाना है, उस वस्तु के बारे में आपको इस बात का एहसास जरूर दिलाना पड़ेगा कि आपके या किसी ना किसी के ज्ञान का ज्ञेय जरूर है। आपके ना हो लेकिन किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर है। जैसे कि मैच का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है तो हम जानते हैं अब आपके सामने 3:30 से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए आ रहे हैं सुशील जोशी और रवि शास्त्री जी, कमेंट्री करते हैं। तो हम वो फिर जो बोलते हैं हम उन्हें विश्वास करते हैं कि नहीं, वो वहां बैठे हैं और आंखों देखा हाल हमें सुना रहे हैं, ये हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। अनुमान पढ़ाना आपने परीक्षा में, तो जो अनुमान का विषय होता है वो नियम से किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है। इस दम पर इन 6 के 6 द्रव्यों को आप प्रमेय सिद्ध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चूंकि ये मेरे अनुमान का विषय है। ये बात तो मैंने पिछले साल आपको वर्ष में पढ़ाई ना, आपको सर्वज्ञ सिद्धि में अनुमेयत्व ज्ञादि वृद्धि सर्वज्ञ संस्थिति, जो किसी के अनुमान का विषय होता है वो कैसा होता है, किसी ना किसी के। भूल गए आप, भूल गए ना, सही बात है, भूलने के लिए ही पढ़ते हैं हम तो, मैंने पहले भी कहा, कोई बात नहीं, पदम के भैया ठीक है। संकित प्रमेय द्वारा बोलता हूं बेटा, ये बात ये समझ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत का बात है ये। अगर कोई बात हमारे अनुमान का विषय है तो वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय होगी। इसी दम पर हम जीव को भी इवन जीव द्रव्य भी अभी हम अनुमान से ही जानते हैं। आप में से किसी के भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है जीव, कोई भी। हम कहा हमारी पास में है इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय आत्मा कैसे दिखाई देगा, अमूर्तिक आत्मा कैसे दिखाई देगा। तो अभी हम आत्मा का करते हैं अनुमान। अनुमान कैसे होता है? साधनात् साध्य विज्ञान अनुमान। हम ज्ञान रूपी साधन को देखकर उस जहां पाया जाता है ऐसी आत्मा, उसका अनुमान करते हैं। कहते कि नहीं? कोई ऐसे पड़ा हो एकदम रोड पे, तो हम उसको पास में जाकर के हिला के, चिकुटी काट के, या कुछ और उपाय से, या अन्य जो साइंटिफिक उपाय हैं उनके माध्यम से देख करके कहते हैं हाँ जिंदा है। तो कैसे पता लगाते हैं? अनुमान से तो पता लगाते हैं, हाँ इसमें भी जीव है, प्राण है तो जीव है। तो प्राण से जीव किसे कहते हैं? काले चतुपाणा जिन्हें वाले माहुआण पाण होया है व्यवहार सो जीवो ऋचड़े लोग चेतना 10 जिसमें 10 प्राण पाए जाते हैं वो जीव है, और जिसमें चेतना पाई जाती है वो निश्चय से जीव है। लेकिन ये दोनों के दोनों लक्षण हैं, हेतु हैं, जिससे हम उस जीव का अनुमान करते हैं। ठीक, आगे जब हमने अनुमान किया तो इसका नियम से जो अग्नि, हम पहाड़ की अग्नि जिसको हम अनुमान से जान रहे हैं, वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय होगी। इससे हमको इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारे यहाँ बताई जाने वाली वस्तु व्यवस्था कोरी और कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, अभी तो ये वो सत्य है जो भले ही हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो, लेकिन जिस दिन हमें केवल ज्ञान होगा या जिस जीव को केवल ज्ञान है वो है। ऐसा विश्वास नहीं होना तो हम या तो सामने वाले को झूठा कह दें लबरा, या उसकी हंसी मजाक उड़ा करके चले गए, तो नहीं तो फिर पंचमुष्टि न्याय करके चले जाते हैं। पंचमुष्टि न्याय क्या होता है? यानी का सुनिए कहानी। एक आदमी था, वो एक समुद्र के द्वीप पर रहता था। उसने सोचा अपन व्यापार करने या घूमने के लिए किसी दूसरे द्वीप पर जाते हैं। तो वहां पहुंचा, तो वहां देखा तो एक ठेले पर
एक आदमी चिल्ला रहा था अंगूर ले लो ताजे ताजे अंगूर। तो गया तो वहां पर इतने बड़े बड़े अंगूर मिल रहे थे। तो पहले तो उसका दिमाग खराब हो गया, फिर आगे गया, फिर एक आदमी कह रहा तरबूज ले लो तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज। तो तरबूज का एक गुच्छा, उसमें छोटे छोटे से ऐसे तरबूज लटक रहे थे। तो उसने कहा ये तरबूज है। तो वो हंसा। तो उसने बोला क्यों हंसता है? तो बोले नहीं नहीं, वो क्या है, हमारे यहाँ तो तरबूज इतने बड़े होते हैं और अंगूर इतने से होते हैं। तो सब लोग मिलके बोले ऐसा हो सकता है कभी? तरबूज इतने छोटे होते ही नहीं है, तो बड़े होते ही नहीं है, और अंगूर इतने छोटे हो ही नहीं सकते। झूठ बोल रहा है, लगा उसको 5 मुक्के। अब वो लौट गए अपने गांव समुद्र पार करके। यहाँ आके कहता है यार मैं उधर गया था और मैंने देखा अंगूर इतने बड़े बड़े और तरबूज। तो सब बोलने लगे झूठे, झूठ बोलता, लगा 5 मुक्के। तो 5 उधर लगे और 5 ऐसे, क्योंकि न्याय विश्वास दिलाता है। तब तो व्यवस्था का विश्वास बिना न्याय के नहीं। इसलिए यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना, वो इसमें इस गेय है वो, तो उसकी एग्जिस्टेंस का हमको एहसास कैसे हो? प्रमेय गेय बने, कि वो वस्तु गेय है, हमारी जानने का विषय है, आ सकती है। हमारे में नहीं आ रही कोई बात नहीं, किसी के नहीं आती ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं तो दिखेगी तो कैसी? तो हमने कहा उसका कोई ना कोई आकार जरूर है भाई। चलो अभी चूंकि कल का विषय है तो ये मुझे पूछ के आगे बढ़ना है आपसे। कल का विषय है, अब मैं पूछ के इसको आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई बोलो, एक जीव का आकार क्या है? जीव का स्वादेह प्रमाण है। चलो ठीक है, ये व्यवहार से हो गया। बैठ जाओ। निश्चय से एक जीव का आकार क्या है? बोलो। लोक के संदर्भ में देखो भाषा एग्जैक्ट चाहिए भैया, गलत तो नहीं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, पूरा बोलो। एक शब्द भी बोलोगे ना तो चलेगा, असंख्यात प्रदेशी। क्या बोलोगे? असंख्यात प्रदेशी भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन वो कितने असंख्यात? क्योंकि असंख्यात के असंख्यात प्रदेश हैं, है ना। जब कोई चीज संख्या से बाहर चली जाती है तो उसको असंख्यात बोलते हैं। जैसे अपना चलता ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, है ना। और संख, 10 संख, और उसके बाद असंख्य। हाँ, ये नहीं, ये बेटा हिंदी की नाप की कहानियां हैं, इनको क्या समझना। ये देखो ऐसे इकाई, ये होता ना, जैसे ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, इसके बाद असंख्य। अभी बीच में कुछ और भी छूट गया। हाँ, एक दो कोई मैंने भी बचपन में पढ़े थे, भूल गया मैं। आते हैं बीच में कुछ और भी है, लेकिन इतना मान लो कि जब संख पूरा हो जाता है तो असंख्य आता है। अब ये चीज संख्याओं में नहीं आई, तो ठीक है। एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, और एक इन्फिनिटी होता है। अनंत को अनकाउंटेबल नहीं बोलते, हाँ इन्फिनिटी बोलते हैं। अनकाउंटेबल मतलब असंख्या, ये अंतर है अनंत में और असंख्यात में। ठीक है, कोई बोल रहे बेटा? यानी मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आम आदमी के हिसाब से ठीक समझ में आया। तो ये जो आकार है
एक जीव का है असंख्यात प्रदेशी, और असंख्यात में भी अगर उसको नाप देना हो तो लोक प्रमाण असंख्यात। कौन सा विशेषण है? लोक प्रमाण असंख्यात। कल भी मैंने कहा था लिख लेना चाहिए, 100 बका और 1 लिखा बराबर होता है। 100 बार बोला हुआ और 1 बार लिखा हुआ बराबर होता है। इसलिए आप जितना बोलो वो बात अलग है, लेकिन लिख लो एक बार तो याद रह जाती है। अब एक जो पुद्गल द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य का क्या आकार है? बोलो भाई। आकाश के प्रदेश वाला। कितने प्रदेश वाला? तो पूरे पद बोलो ना यार, फिर से बोलो। पुद्गल, एक शुद्ध पुद्गल का आकार तो आकाश के प्रदेश वाला होगा। अरे तो कितने प्रदेश बराबर? एक प्रदेश तो एक बोलो ना, आकाश के एक प्रदेश प्रदेश बराबर। वेरी गुड। एक पुद्गल का परमाणु, उसका आकार क्या है? कि आकाश के एक प्रदेश बराबर है। और आकाश का एक प्रदेश कितना बड़ा है? कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश की जितनी जगह को घेरता है उस जगह का नाम एक प्रदेश है। इनका ये एक दूसरे के साथ परस्पर लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वैसे पुद्गल द्रव्य का बड़े से बड़ा आकार पर्याय की अपेक्षा से, बोल रहा हूं अभी द्रव्य नहीं, पर्याय की अपेक्षा से बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? और एक जीव का पर्याय की अपेक्षा से बड़े से बड़ा आकार कितना हो सकता है? बोलो। एक पुद्गल का बड़ा सा बड़ा आकार है, पूरा लोक है, और जीव का जो महावर्त होता है तो अभी और उपमंडल में छोटे आकार। वेरी गुड, बैठ जाओ। पुद्गल एक पूरे लोक प्रमाण बराबर भी महास्कंद है। इसको क्या बोलते हैं? महास्कंद। उस अपेक्षा से इसको महास्कंद बोलते हैं। इतना बड़ा है। बाकी तो पुद्गल की बड़ी बड़ी रचनाएं जो होती हैं, तो जैसे पृथ्वी का एक संरचना सबसे बड़ी कौन सी है? वो कमल का फूल। कौन सा कमल का फूल? जो कि पद्म सरोवर, पद्म, महापद्म और टिकिच्छ में ही पाया जाता है, टिकिच्छ और केसरी में। क्योंकि 1 योजन का कहाँ है? पद्म में, 2 योजन का महापद्म में और 4 योजन का टिकिच्छ में, केसरी में भी 4 है ही। इसलिए अब जैसे कि आपने बताया पुद्गल का सबसे छोटा आकार वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, ठीक है। ऐसे ही एक जीव का पर्याय की अपेक्षा से सबसे छोटा आकार कौन सा है? उसमें कुछ करेक्शन भी करना है कल के में मुझे। बोलो। नब्बे पर्याप्तक निगोदिया जीव। उसमें शब्द आपने छोड़ दिया एक, लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। कौन सा बोलोगे? ठीक है, लब्धि बोलो, कोई बात नहीं, बिना समास के बोलो। लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। लेकिन इसमें एक बात और जोड़नी पड़ेगी समदर्शी, तृतीय समयवर्ती। कल मैंने दूसरा बोला था 2, लेकिन मैं कल जब थोड़ा देखा तो मुझे याद आ गया तृतीय समयवर्ती। कौन सा समयवर्ती? अब कैसे होता है सुनना जरा ध्यान से। एक जीव यहां से मरा, कोई भी, अब यहां से मर गया ही है ना, और भी मर के निगोद जा रहा है। तो निगोद में जाकर के जन्म लेगा तो सबसे पहले ये इस आकार का होगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल ही बोलते हैं। फिर इसके बाद में वो हो जाएगा इस आकार, स्क्वायर। उसके बाद फिर हो जाएगा वो सर्किल, गोल। पहला समय, दूसरा समय और तीसरे काल समय में वो इतना छोटा रह जाएगा। इसलिए तृतीय समयवर्ती सूक्ष्म निगोदिया जीव, जो कि लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव है, जिसकी पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई हैं,
पूरी करेगा भी, कर सकता है, करने जा रहा है, लब्ध अपर्याप्त। ठीक है, कठिन शब्द नहीं है लेकिन जानने लायक है, क्योंकि हम प्रदेश शब्द पढ़ रहे हैं ना, आकार पढ़ रहे हैं ना द्रव्यों का, तो हमको देखना पड़ेगा ना। एक सामान्य रूप से जीव द्रव्य का आकार है असंख्यात प्रदेश, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो मुझे बताया पर्याय अपेक्षा से, तो वो स्वदेह प्रमाण है। तो स्वदेह प्रमाण अगर जीव है तो पर्याय अपेक्षा से सबसे छोटा से छोटा आकार कौन सा और सबसे बड़े से बड़ा आकार कौन सा? तो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा जो महामत्स्य है वो सबसे बड़ा आकार है। उद्गल की पर्याय की अपेक्षा से जब वो एक परमाणु रूप में है तो सूक्ष्म परिणाम है उसका, कोई परिणाम रहेगा उसका, और जब वो महास्कंद रूप है तो पूरे लोक प्रमाण हो सकता है। इतना है इसमें दो चतुर्थ बंधा। चलिए आर्जव जी बोला, एक धर्म द्रव्य का आकार क्या है? इसमें नहीं होगा बेटा। हाँ, लोक प्रमाण असंख्या। एक अधर्म द्रव्य का आकार क्या होगा? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोनों लोगों में से, इन दोनों में से जिसको पता हो उसका जवाब देना। तो दो धर्म द्रव्य का आकार कितना होगा? बताओ भाई साहब, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर दो धर्म द्रव्यों में तो उनका आकार क्या है? पक्का? चलो अधर्म द्रव्य दो है तो उसका क्या है? वो भी एक ही है। अच्छा ठीक है, चलो तुम खड़े हो जाओ। तो आकाश तो दो है ना? पक्का? नहीं, आकाश एक ही है पर उसके तो भेद है कि तो दो हुए ना? देखो कह सकना अलग बात है और होना अलग बात है या कह सकते हैं? अब तुम खुद श्योर नहीं हो क्या बताओगे? बोलने तो देखो, ज्ञान ऐसे ही मंचता है भैया। आप जितना अपने आप को कमजोर महसूस करोगे उतना ऊपर उठने की इच्छा होगी। अगर थोड़ा सा भी मजबूत आपने अपने आप को मानकर घमंड में आ गए ना तो फिर आप ऊपर नहीं बढ़ोगे। बोलो बच्चे। मतलब एक अपेक्षा है, दो भेद है और एक अपेक्षा है पूरा आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो अपेक्षा क्या है? मतलब जब रहने नहीं रहने की बात है, जहाँ सारे लोग रहते हैं ऐसी अपेक्षा है तब तो दो हो जाएंगे, और जब संपूर्ण आकाश की बात चलेगी तो एक। वेरी गुड। द्रव्य संग्रह में परिभाषा लिखी, यत्र षड द्रव्याणि लुक्यन्ते सा लोकः। अंग्रेजी का शब्द है ना लुक, LOOK, लुक मतलब क्या होता है? देखना। देखो संस्कृत में भी लुक धातु है, लुक धातु, उसका अर्थ भी देखना ही होता है, दिखना। यत्र षड द्रव्याणि लुक्यन्ते, जहाँ 6 द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक है। जहां दिखाई देवे वो लोक है, और जहां 6 द्रव्य दिखाई ना देवे है अकेला आकाश। आकाश तो वैसे भी दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में जहां 6 द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक, और जहां 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं अकेला आकाश है वो अलोक। लेकिन आकाश में ये सापेक्ष भेद हैं। वैसे देखा जाए तो आकाश एक अभेद द्रव्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। अब मुझे ये पूछना है कि आकाश का आकार क्या है? वैसा भाग के बाजू में आकाश का आकार क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन था, है ना? बताओ मतलब अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेशी। कितना है उसका आकार? अनंत प्रदेशी, यही आकार है उसका। बैठ जाओ। अब बच गया एक बच गया क्या? असंख्यात बचे। अभी कोई बोलेगा नहीं। कितने बच गए? एक असंख्यात। अब इस प्रश्न का जवाब देना।
हाँ बोलो अनिका। हाँ, जाति अपेक्षा से एक द्रव्य बच गया, कौन सा? काल। और संख्या अपेक्षा से कितने बच गए? असंख्या। कौन से द्रव्य बच गए? संख्या काल द्रव्य। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो अब बताओ भैया, आर्यों के बाजू में काल द्रव्य का आकार क्या है? बोलो बेटी। प्रियांशु। असंख्यात प्रदेशी। बोलो भैया, आर्यन क्या नाम है? हाँ बीना का गंडा का दूसरा लड़का का। हाँ तो तुम ही बताओ। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लजवाओ तुम मेरे गाँव को। कितना है? एक प्रदेशी। कितना है? और वो भी कहाँ? आकाश के एक प्रदेश पर रहता है, इसलिए वो एक ही प्रदेशी है। बैठ जाओ। उसमें बहु प्रदेशी होने की शक्ति भी नहीं है, वो किसी दूसरे काल धर्म से गठबंधन भी नहीं कर सकता, इसलिए एक प्रदेशी है। असंख्यात हैं लेकिन एक हैं। एक हैं मतलब इतनी भीड़ में भी अकेले अकेले ही रहते हैं। अकेला, बस कोई मतलब नहीं किसी से। उद्गल नहीं रह पाता कभी भी अकेला। उद्गल तो अपने जाति वाले भाई बंधुओं से गठबंधन कर लेता है, इसने दो छत्वाद बंधा। ये जीव भी अकेला नहीं रहता, उद्गल से गठबंधन कर लेता है। बाकी ये सब द्रव्य अकेले अकेले ही रहते हैं। जीव अकेला, सॉरी, धर्म अकेला, अधर्म अकेला, आकाश अकेला, और असंख्यात होते हुए भी काल को भी अकेला ही अकेला रहता है। इसलिए इन चार द्रव्यों को सदा शुद्ध द्रव्य कहा जाता है, और अशुद्धता केवल जीव और बुद्धि में आती है, दो में ही अशुद्धि आती है। इन चार द्रव्यों को निष्क्रिय कहा जाता है और बाकी के दो द्रव्यों को सक्रिय कहा जाता है। निष्क्रिय का मतलब जो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाते, इस अपेक्षा से निष्क्रिय। ओके, अब लास्ट अपना एक गुण बच गया है जिसका नाम है अगुरु लघु। क्या नाम है? चार शब्द हैं इसमें। आ मतलब नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, त्वा मतलब तना, कि जिसमें ना तो छोटापन है और ना ही बड़ापन है। तो फिर छोटापन और बड़ापन नहीं मतलब तो फिर क्या है? जैसा है वैसा है, क्योंकि छोटा और बड़ा ये सापेक्ष कथन है। कभी भी सापेक्ष कथन है, ये स्वभाव नहीं है। ये दुनिया में किसी भी वस्तु में, जगत की कोई भी वस्तु उठा लो आप, किसी में भी ये स्वभाव है ही नहीं। छोटा स्वभाव नहीं किसी में और बड़ा स्वभाव नहीं, इसके विपरीत ना छोटा और ना बड़ा ये स्वभाव है। दोबारा बोलता हूं, किसी भी वस्तु में छोटा स्वभाव नहीं है, किसी भी वस्तु में बड़ा स्वभाव नहीं है, लेकिन हाँ छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये स्वभाव है। वो पढ़ी ना आपने नर्सरी में या इसमें बारहवीं पाठशाला, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो बतलाओ फिर कौन में? आत्मा आत्मा आत्मा। आपने तो पढ़ाया है, देवरानी में तुम्हें पढ़ाते थे ना? अरे नर्सरी की कौन पढ़ाता था? फाइनल वाले भैया पढ़ाते थे। एक समस्या आप लोगों की क्लास की है जो मैंने ऑब्जर्व की है। अगर मुझे सौभाग्य मिलता और जो भी यहाँ रहने का थोड़े समय लंबे, तो मैं आपकी अगर कोई एक गलती निकालना चाहता तो वो ये गलती, आप अच्छा बोलते हो लेकिन आप सब लोग ज्यादा
और वो मुझे आपकी माइनस करनी है। टैलेंट टूट टूट के भरा है, लेकिन जब वो ज्यादा बोला जाता है तो खराब हो जाता है, तो कम बोलना सीखिए। चलिए, क्षमा करें, मेरा कोई अधिकार नहीं होता आपसे ये बोलने का, फिर भी मैं जब भी स्मारक आता हूँ और यहाँ आकर के मैं अपने आप को यहाँ का अध्यापक और अधीक्षक ही महसूस करने लगता हूँ। मेरा मन करता है सुबह मैं भी जगाने जाऊँ, उठा के आऊँ एक बार, घुमा के आऊँ। तो भाई साहब, मतलब गजब की बात देखो, आप किसी भी वस्तु में आज तक हम जरूर कहते हैं भैया वो छोटा गिलास उठा ला ना, भैया वो बड़ा मटका उठा ला ना, है क्यों तुम्हारे पास छोटे नोट है क्या? नहीं, थोड़े बड़े नोट है क्या? अब वो नोट छोटा और बड़ा किस अपेक्षा से है कि 100 के नोट के सापेक्ष में 10 का नोट छोटा है। लेकिन आप देखो कि उसी 10 रुपए के सिक्के के सामने 5 का नोट बड़ा है, नोट बड़ा बाई साइज। अब बताओ आप 10 के सिक्के में छोटेपन का स्वभाव है कि बड़ेपन? तो 5 रुपए वैल्यू की अपेक्षा से देखें तो वो 10 का सिक्का बड़ा है, और साइज की अपेक्षा से देखें तो छोटा है, और वजन की अपेक्षा से देखें तो फिर 10 रुपए का सिक्का बड़ा है, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा है सिक्के में। 5 रुपए के नोट के में वजन कम। तो क्या है ये छोटा बड़ा? तो कहते हैं ये तो सापेक्ष है। तो फिर वस्तु कैसी है? तो कहते हैं वस्तु ना तो छोटी है और ना बड़ी है। लेकिन गजब ये है कि जब कोई वस्तु छोटी बड़ी होती है तो कब छोटी बड़ी होती है? कोई भी चीज छोटी बड़ी कब होती है? तो सुनो, भारत पहले एक बहुत बड़ा देश था जिसको हम बोलते हैं सम्राट अशोक का भारत, जो था बिंबिसार का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत। कैसा था? अविभाज्य भारत का नक्शा बनाइए तो वो अखंड भारत का जो नक्शा है वो हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर जो अफगानिस्तान में है उस तरफ, ईरान छोड़ देना, ईरान इंडिया में नहीं था, अफगानिस्तान इंडिया में था, कंधार हमारे भारत देश का एक हिस्सा था। तो हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर के इधर म्यांमार तक पूरा, और पीछे सिलोन तक, सिलोन माने श्रीलंका तक, इस सारा का सारा एक अविभाज्य भारत था। ठीक है, अब भारत से कुछ हिस्से टूटे तो भारत छोटा हो गया, भारत छोटा हो गया। चीन ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा किया, पाकिस्तान के ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा किया, तो उसमें कुछ जाकर के मिल गया तो पाकिस्तान बड़ा हो गया, चीन थोड़ा सा बड़ा हो गया ना बड़ा। ऐसे ही किसी चीज में से कुछ टूटे और किसी चीज में कुछ जुड़े तब तो ये छोटे बड़े की संज्ञा बने। लेकिन जब कोई वस्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते, तो फिर छोटा बड़ा होने का सवाल ही नहीं है कि नहीं? क्या हुआ था, बीमार था मैं 10 दिन, तो इन दोनों शरीर में पानी की इतनी कमी हो गई, हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया, प्लेटलेट्स घट गई, तो वजन गिर गया 9 किलो 10 किलो, कमजोर हो गए। अब आप बताओ क्यों हुआ? क्योंकि साहब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन एक क्वालिटी थी, प्लेटलेट्स एक क्वालिटी थी, शरीर में पर्टिकुलर लिक्विड का पाया जाना एक क्वालिटी थी, तो वो हमारे गुण थे, वो जरा बिखर करके अलग हो गए, कम हो गए। तो हमें ऐसा लगता है कि हम में से कुछ कम हो गया और हम छोटे हो गए। लेकिन अबू लघु गुण की परिभाषा में अब अपन बोलेंगे, अभी तो मैंने आपको समझाया, अब परिभाषा इसके बाद बनेगी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। अब ये द्रव्यपने की व्याख्या है पूरी, सुनना ध्यान से। मूल बात क्या है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना
कायम रहता है। तो हमसे कोई पूछेगा ये द्रव्यपना क्या है, तो कहते सुनो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक द्रव्य के गुण, एक द्रव्य के गुण कितने गुण है एक द्रव्य में? अनंत। तो एक द्रव्य के अनंत गुण एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते। विचार करके अलग नहीं होते। उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। मैं अभी किसी से पूछूंगा नहीं तुरंत, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है कैसे? ये देखो, एक है जीव द्रव्य, एक है पुद्गल द्रव्य। अगर जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए तो उसका द्रव्यपना कायम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? मेरे में जीव द्रव्यपना था, जीवत्व स्वभाव था, वो मैं पुद्गल में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे द्रव्यपने का नाश हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अगुरु लघुत्व गुण ना हो तो मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। There is no one can enter in me। इसका नाम है द्रव्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं, कोई नहीं आ सकता मेरे अंदर। एंड nobody can go outside। तो मेरे गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होंगे, कभी कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता, इसका मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता। आपको पता है चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन हो जाता है, हो जाता है, सुना तो होगा ना? चौथे गुण स्थान में कठिन होगी बात, कोई बात नहीं, लेकिन छायक सम्यक दर्शन हो गया किसी जीव को। लेकिन गजब ये है कि उस दौरान भी चारित्र सम्यक वो छायक नहीं होता, जबकि वही आत्मा सेम टू सेम आत्मा, लेकिन सम्यक दर्शन छायक हो गया और ज्ञान क्षयोपसमय, चारित्र क्षयोपसमय है। तो क्यों साहब? आत्मा का एक गुण और वो आत्मा का जब एक गुण छायक रूप परिणमित हो गया है तो ज्ञान गुण भी छायक ज्ञान रूप हो जाए, केवल ज्ञान रूप हो जाए तो क्या दिक्कत है? आत्मा का चारित्र गुण भी छायक रूप परिणमित हो जाए, छायक चारित्र हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो बोले सुनो, छायक चारित्र तो 12वें गुण स्थान में ही होगा और छायक ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में ही होगा। क्यों? क्योंकि एक गुण का दूसरे गुण में कोई इंटरफियरेंस नहीं, वो अपना परिणाम कर रहा है, वो अपना परिणाम कर रहा है। हमको ऐसा लगता है कि एक अखंड आत्मा। इससे हमको एक और बात पता चलती है कि अगर एक क्लास में हम 5 दोस्त हैं और पांचों को ओपिनियन अलग अलग आ रहा है, देयर इज नो नीड टू वरी, because they are all individual identity, so they have the right to think differently। एक पक्की बात है, ये सबको अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से सोचे। अरे सोचे ही नहीं, परिणमन करे, इतना भी अधिकार है सबके अपने अपने हिसाब से। हम सबको अपने, अब मेरा मूड हो गया पिक्चर देखने जाने का, चलो यार चलो चलो। अब एक बोला नहीं हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाऊंगा। एक बोला भाई साहब मैं तो जिन कुमार जी से पूछे बिना नहीं जाऊंगा, मैं तो उनको बताऊंगा पहले जा रहा हूँ, तो पूछ के ही जाऊंगा। फिर वो बोला मरवाओगे क्या यार? मैं भी पिछले हफ्ते तो पूछ के गया था, इस हफ्ते जाऊंगा। तो बोला मैं तुम्हारी कहाँ पूछने जा रहा हूँ, मैं तो अपनी पूछने जा रहा हूँ। तो बोले वो जिन कुमार जी हैं, तो पहले ये पूछेंगे कि साथ में कौन जाना है, और उनको पता है कि 4-5 तत्व अविनाभावी तत्व हैं जो एक दूसरे के बिना कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो जहाँ एक होगा वहाँ यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। तो ऐसे नियम के तहत ये पांचों रहेंगे। यार मज्जा पूछने, इस चक्कर में प्रोग्राम पोस्टपोन होता है। वैसे ऐसे दोस्त बहुत अच्छे होते हैं जो बुरे काम में रास्ता आपका रोकें, रोड़े अटकाएं और अच्छे काम में तुरंत आगे लेके चले। ऐसे बढ़िया दोस्त होते हैं, और ऐसे दोस्त हमेशा एक ग्रुप में रखना चाहिए जो बिल्कुल डिफरेंट रुचि वाला हो। एक जिसको पिक्चर देखना बहुत पसंद हो, वरना फिर कोई भी नहीं देखेगा।
और एक वो जिसको बिल्कुल पसंद नहीं हो, नहीं तो सब पिक्चर ही देखते रहेंगे। समझ गए आप? एक क्रिकेट की रुचि बिल्कुल बिल्कुल ना हो और एक जिसको बिल्कुल मन ना हो क्रिकेट में, दोनों ही होना चाहिए। मित्रता कहते जरूर हैं कि समान रुचि के लोग मित्रता करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी मित्र को समान रुचि वाला नहीं देखा अपनी इस 42 साल के आयु में। कोई मित्र समान रुचि का नहीं। ठीक है, 36 प्रकार की रुचियां जरूर देखी है। ठीक है, हाँ भाई अरिहंत, समझ में आई बात? इसका मतलब है एक गुण का परिणमन दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। जरूरी नहीं है कि एक बंडा वाला प्रश्न का उत्तर दे तो दूसरा दे ही दे। ठीक है, चलो बात समझ में आया? फिर भूल गए तुम लोग, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा। अब तीसरा बिंदु जो है, एक द्रव के गुण बिखर करके कभी अलग अलग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो गुणों का समुदाय ही द्रव है। अगर गुण बिखर करके अलग अलग हो गए तो उनका द्रव्य बना कायम कहाँ रहा? बताओ। थोड़ा ज्यादा लूंगा मैं, 5-7 मिनट है, टाइम तो होने वाला 5 मिनट बाद, लेकिन 5-7 मिनट ज्यादा ही लूंगा। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे, अभी द्रव्यपना क्या है? तो द्रव्यपना मतलब द्रव्य कहते किसे हैं? कि अनंत गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अब बताओ, भारत का अखंड भारत है और इसके ये प्रांत ही टूट टूट के कूद कूद के भाग जाए। छत्तीसगढ़ का हमें देश बनाओ, मध्य प्रदेश का हमें देश बनाओ, राजस्थान का हमें देश बनाओ, पंजाब का मुझे देश बनाओ, दिल्ली का मुझे भी एक देश बनाओ, ऐसे करके सब बिखर करके अलग अलग हो गए, उसमें भारत कहीं बचे? भारत तो खत्म। तो इनके समुदाय का नाम भारत है ना। अगर ये गुण बिखर करके अलग अलग हो गए तो फिर द्रव्यपना कायम कहाँ रहे? तो तीनों बिंदु, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके कभी अलग अलग नहीं होती। अब अलग अलग नहीं होते का मतलब ये भी है कि बिखर करके अलग नहीं होते मतलब मेरा ज्ञान तुम में चला जाए और तुम्हारा ज्ञान मुझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। नहीं, आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा आपके घर में मम्मी पापा कभी कोई बुलाए ना देते हैं, या एक कोई बच्चा बहुत शरारत करता है या बदतमीजी करता है या गंदी आदतें हैं उसकी, और किसी दिन तुम उसके जैसी कोई हरकत करो तो वो तुरंत बोलते क्यों? उसका जूठा पानी पिएगा तुमने। यही कहते ना, नहीं उसका जूठा पानी पी लिया मतलब जूठा पानी पी लिया मतलब उसका इन्फेक्शन तुम्हारे अंदर आ गया क्या? कोरोना जैसा। तो ये इन्फेक्शन आ गया क्या? उसका इन्फेक्शन तुम्हारे अंदर आ गया। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे पता चलता है वो तो निमित्त बादल में बात तो करो ही करोगे, गुरु का ज्ञान शिष्य में नहीं जाता और शिष्य का ज्ञान गुरु में। मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिस दिन मैंने ये मुगालता पाल लिया समझ लो मेरे जैसा बुद्धू कोई नहीं होगा। अभी मैंने इस साल नहीं, पिछले के पिछले साल वो गुरु पूर्णिमा का कोई आयोजन था, तो उस दिन बच्चों ने कुछ किया तो मैंने बोला वहां अपने विद्यालय में, मैंने कहा कभी भी कोई गुरु सिखाता नहीं है, विद्यार्थी सीखते। इसमें क्या अंतर है? सिखाता नहीं है और सीखते हैं का? क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद का एक ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण का स्वयं परिणमन आप खुद करते हो, और वो सीखने के जो परिणाम है वो तुम्हारी खुद की योग्यता और खुद की शक्ति से। मैं कौन हूं तुम्हारे ज्ञान गुण को परिणाम कराने वाला? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो। तो मैं सिखा सकता हूं, ये भूल नहीं करना। कोई मुझे सिखा सकता है, ये भूल मत करना। हाँ, सीखते हैं सब, और वो स्वयं का परिणाम है। इसलिए तो बोलते हैं समझ में आया, मुझे खुद का परिणाम है। आयाति परिणमति जानाति इति आया, समझ में।
ज्ञान में आया, ज्ञान का परिणाम हुआ। ठीक है, तो अब परिभाषा बोलेंगे, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, गुण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये सब टाइटल है, वो मेन वो है और नीचे के। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते। उसे क्या कहते हैं? ये स्वभाव और एक प्रत्येक का स्वभाव। इसके जानने से लाभ तो आपको अभी पता चल गए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है। इवन पुद्गल भी हमारे समान है, धर्म अधर्म आकाश काल भी हमारे ही समान है। किस अपेक्षा से? वे भी द्रव्य और हम भी द्रव्य हैं, वे भी गुणवान है हम भी गुणवान है, वे भी पर्यायवान है हम भी पर्यायवान है। जब पुद्गल हमारे बराबर है तो जीव तो हमारे बराबर है। तो मेरे 60 आए और उसके 90 आए, टेंशन नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब परिणाम ऊंचा नीचा हो गया थोड़ा सा, लेकिन बराबर है, दोनों बराबर है। इस काल में भी जबकि मेरे पर्याय का परिणाम उससे कमजोर और उसकी पर्याय का परिणाम मेरे से ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम बराबर हैं। और ये वो कहते हैं जो इस लोक में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अरिहंत परमेश्वरी। उनको पता है कि मैं सर्वोच्च अवस्था में बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं सबके बराबर हूँ, तो तुम मेरे बराबर। ये अनंत कहते हैं। असली बात यही है कि जब कोई ऊंचाई पे पहुंचता है ना, तभी उसको सब बराबर दिखाई देते हैं। नीचे तो सब ऊंचे नीचे दिखाई देते हैं। तो आप जितने नीचे रहोगे ना, उतने लोग आपको ऊंचे नीचे दिखाई देंगे, और आप जितने ऊंचे चढ़ते जाओगे, लोग आपको उतने बराबर दिखाई देना शुरू होंगे। इसलिए आपको ऊंचाई पर पहुंचना है। कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए रात और दिन का, शाश्वत गति, अनंत मार्ग, दूर एक लक्ष्य प्रतिपल प्रेरित करता है मुझे। विस्तृत जग के समक्ष कितना मौना हूं मैं, बस यही चटपटाहट मुझे ऊपर और ऊपर बहाव के विरुद्ध उन्नत रखती है। तो हमको ऊपर जाना है, और ज्ञान से, गंभीरता से, और उन सब से। आप अभी इस फेज में हो वरिष्ठ उपाध्याय के, जहाँ सबसे ज्यादा आप सीखोगे। फर्स्ट ईयर से तो आप प्रयोग करोगे, तो खूब सीखो, खूब बढ़ो, और इन 6 सामान्य गुणों को अपने अस्तित्व में, स्वरूप में देख करके, प्रयोजनभूत परिणमन करके निरंतर परिणमन करते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो। तो किसी को भी छोटा बड़ा मत देखो, इसी भावना से कभी की बात 5 ही हुआ। नहीं, 6 ही हो रही थी। प्रदेश की चर्चा कैसे है? प्रदेश अच्छा